ओके, अभी आपको नोट्स मिल जाएंगे जियोग्राफी की, ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी कंप्लीट, क्योंकि इसके बाद ओशनियोग्राफी फिर क्लाइमेटोलॉजी, बस सिर्फ 2 ही सेक्शन बचा हुआ है। जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है। सो ये अभी पूरी कंप्लीट क्लाइमेटोलॉजी तक की मिलेगी आपको, जिससे आप उसे स्टडी कर सकते हैं। और इसके साथ लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ा है? क्या चीज़? कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक है। रिसोर्सेस मैंने कुछ करवा दिए थे, लाइक सल्फर का। इसके पहले मैंने एक पेट्रोलियम रिजर्व्स के बारे में बताया था। तो खुद से रिवीजन किया है, बुक में मिला है कहीं? टॉपिक दिया हुआ, ये आपका रॉक की जगह टॉपिक दिया होगा, जहाँ पर मिड ओशन रिज बन रहा है, जहाँ पर कॉन्टिनेंटल वो डाइवर्जेंस होगी थ्योरी, वहाँ पर ये दिया होगा एनसीईआरटी में। तो वहाँ पर क्या मिला है, कुछ क्या पढ़ा उसमें? हम्म। ओशन टू ओशन वेरी करती है, जो फॉसिल्स वहाँ डिपॉजिट होते हैं और सेडिमेंट्स की वजह से वही बाद में पेट्रोलियम रिजर्व्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें हमने देखी थी। लास्ट हमें आज फिर से इसमें थोड़ा सा करना है। क्या चीज़? मैं वो समझा दूंगा, अभी जब स्लोप करेंगे फिर आपको कंटिन्यू राइज करेंगे, फिर तीनों में मैं कंपैरिजन करा के उसके हर चीज़ को मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ तक की आपकी चीज़ें मालूम थी, और ये सल्फर बाकी चीज़ें कहाँ से आती हैं, क्यों आती हैं, रीज़न वोल्केनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट इसी में एक पार्ट था कि सबसे रिच सल्फर सल्फर का सोर्स कहाँ पर है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको बारे में थोड़ा सा और भी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। हाँ, इन्हें दे दो, बाकी रख देना, भी और आएंगे। तो दिख रहा हो तो देख लेना, अदरवाइज भी पीडीएफ शेयर करनी पड़ेगी। इसमें बेसिकली मेरे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है, तब से मैंने इसे चेंज नहीं कर पाया, वो निकला नहीं है, वही आपके पास आ गया। इसमें वो मिसिंग है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला पार्ट, वो आपने खुद ही लिख लिया है, जिसका इतना ज़्यादा नीड पड़ेगी नहीं। इसमें प्लेसर डिपॉजिट्स रिसोर्सेस में, जैसे बाकी चीज़ों को हम थोड़ा सा और डिस्कस करें, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आती हैं, कैसे बीचेस में प्रॉब्लम आती हैं, या क्या और भी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, या फिर रोड होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, सारी चीज़ें। क्योंकि इसमें मैंने कल बताया कि 2 चीज़ें हैं। कौन सा? एक तो पहले हमारा ये सबसे अपर पार्ट है इसका, जहाँ पर सेडिमेंट्स रिवर से आ रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, राइट। ये तो सिंपल सी बात है, आकर डिपॉजिट होगा और ये पूरा रीफ्स तक जाएगा और सारी चीज़ें होंगी, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि सुनामी भी आती है, राइट, और हाई टाइड लो टाइड भी आता है, और अपने साथ ये भी इरोड करके ले जाता है चीज़ें काफ़ी। कई बार इरोड करता है, कई बार यहाँ की चीज़ें भी वहाँ फेंक के चला आता है, दोनों चीज़ें करता है। इससे भी कई सारी सिचुएशंस आती हैं, चीज़ें आती हैं, बदलती हैं। तो इसमें भी जब प्लेसर डिपॉजिट्स करता है, वेव एक्शन से इरोड होता है बीचेज रॉक्स, जो आपके रॉक्स जो होते हैं बीचेस के पास। तो जितनी बार टाइड्स आएगा वो आएगा। आप सोचो, पानी अगर किसी में बार बार पड़ रहा हो तो
वो जो रॉक होगी वो इरोड होना शुरू हो जाती है, होती है कि नहीं? यहाँ पर भी इरोड होता है, तो रॉक्स से भी मिनरल्स निकलते हैं, ठीक है, बहुत सारा इरोजन हुआ और उसे इरोड हुआ और चीजें फिर आने लगी। ये ब्लिंक कर रहा है, ऑटोमेटिक बंद हो जा रही है। अब पता नहीं ये स्क्रीन पूरी ब्लैक हो जाती है फिर आती है। अभी तुम्हें देख के नहीं हो रही, वहां नहीं दिखता है? नहीं होगा कुछ ऑटोमेटिक। ठीक है, ये यहाँ पर पूरा ब्लैक हो जाता है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले कि दोनों चीजें हैं, जैसे कि अब आपका वाटर, ये देखो हो गया, वहीं से है। हम्म। तो इसमें क्या है, सारी चीजें एकदम, वाटर अगर इरोड कर रहा है, वेव्स आती हैं, तो वो वेव्स किसी टाइप की भी हो सकती है। अगर वो रॉक तक पहुंच पा रही है तो वहां से इरोड करके जा भी सकते, दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं प्लेसर डिपॉजिट्स, प्लेसर डिपॉजिट्स, प्लेसर डिपॉजिट्स wave action eroded the beach rocks, wave action, ठीक है, वेव एक्शन। वेव एक्शन में वेव के पास यहां पर कई सारे लिख दो, ओशन वेव्स, सुनामी, टाइड्स, ये सभी सभी क्या है, इरोड करते हैं, इरोड द बीच रॉक्स, इरोड द बीच रॉक्स, ठीक है, इरोड द बीच रॉक्स and some stable minerals from freed from the rocks, some, इसी का ड्यू टू द इरोजन ना, ड्यू टू द इरोजन लिख लो, ड्यू टू द इरोजन some stable mineral freed from the, freed from the rocks, some stable minerals, जो उस रॉक के अंदर स्टेबल मिनरल्स है, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड के बीच में बहुत क्लोज पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो फ्री नहीं हो पाता। लेकिन जब इरोड होता है ना, हाँ, इरोड होगा तो वहां से वो स्टार्ट होंगी चीजें निकलना बाहर। उसके जो मिनरल्स हैं जो उसके साथ परमानेंट उसमें लगे हुए स्टेबल मिनरल्स हैं जो पहले अलग नहीं हो सकते थे, लेकिन उस इरोजन की वजह से जो इरोड हो रहा है बार बार, वेदरिंग कह सकते हो, वेदरिंग से भी हो सकता है, वेदरिंग एंड आपके टाइड्स, वेव एक्शन से, दोनों से, ठीक है। तो ये दोनों से वहां पर जब उसमें बार बार चीजें पड़ेंगी तो उसकी जो बनी हुई चीज है स्टेबल है, वो भी वहां से फ्री हो जाती है। तो आपने जैसे लिखा ड्यू टू द, क्या लिखा था, इरोजन, इरोजन के साइड में एक और लिख दो वेदरिंग, हाँ, ड्यू टू के प्लस लगाकर उसमें वेदरिंग भी कर सकते हो। वेदरिंग some stable minerals, some stable minerals freed from, freed from the rocks, ठीक है। अब रॉक्स से अलग हुआ और ये कहाँ जाएगा, ये भी डिपॉजिट में ही जाएगा बाद में। अब इसमें कई सारी चीजें, एक तो आपके इसमें डायरेक्ट रिवर आ रही थी जो डिपॉजिट कर रही है, यहाँ से रिवर आई अपना सारा सेडिमेंट्स डिपॉजिट किया। दूसरा, अब यहाँ से ओशियन वेव्स गई और यहाँ जो आपके पत्थर हैं, जैसे आप देखोगे ना कभी यहाँ से मुंबई गए हो, मुंबई, हैदराबाद, कहीं कोस्टल एरियाज पर, वहाँ पर बैंड्रा जैसे फेमस ही है, तो वहाँ पर लोग जाते हैं घूमने, वहाँ पत्थर रखे होते हैं बहुत सारे, वो पत्थर बीचेस वाले पत्थर है, उनमें भी वहाँ तक टाइड्स पहुँचता है। तो टाइड्स हो या सुनामी हो, वो क्या करेगी, इसको इरोड करेगी, इरोड करने के बाद फिर वाटर बह के तो यहीं आना है, तो ये सारा मिनरल्स फिर यहाँ पर आ जाएगा।
यहाँ फिर से डिपोजिट होना शुरू हो जाए तो मिनरल्स मिल जाएंगे। ये रॉक्स जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, मिनरल्स यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट तो नहीं होता बट हो जाता है उससे चीजें ऐसे। तो ये कैसा कह सकते हो आप, मिनरल्स फ्रीड फ्रॉम दी रॉक्स, रॉक्स से चीजें निकल, ये नहीं कि रॉक से सारी चीज निकल गई, लेकिन कोशिश करता है हर बार, धीरे धीरे इरोड होता जाएगा और कुछ ऐसे हैं कि इरोड होके खत्म भी हो जाएंगे। तो वो ऐसी चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है। तो यहां से इस चीज को लिखे, फिर इसके बाद कुछ समय बाद आप लिखेंगे वेव वेव शिफ्ट द लाइटर मटेरियल, waves shift the lighter materials more rapidly than heavier, then heavier। समझ आया इसका मतलब क्या है, कभी अगर खुद से समझना पड़े तो समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जा रहा है। देखो सिंपल सी बात है, जब आपकी वेदरिंग पानी आप डालो कहीं पर, वाटर आप डालो वॉल पे कहीं पर, जो हल्का होगा वो वॉल के उसके साथ वाटर के साथ चला जाएगा, सेडिमेंट्स के साथ वहीं पानी तक जाएगा, बीचेस तक पहुंच जाएगा। जो भारी होगा पत्थर को थोड़ा ना घसीट पाता है। इसका मतलब है कि जो लाइटर जो मिनरल्स हैं वो तो शिफ्ट हो जाते हैं एक से दूसरी जगह, लेकिन जो हैवियर है वो शिफ्ट नहीं हो पाता, वो वहीं का वहीं पत्थर रह जाता है। समझ आ रहा है, ये उसका कहने का मतलब है कि लाइटर एलिमेंट्स जो होते हैं, और इसके पहले लाप्लास में मैंने बताया हुआ था कि लाइटर एलिमेंट्स एट द क्या होता है, सरफेस एंड हैवियर कोर। तो मतलब लाइटर हल्के हैं तभी तो पानी में तैर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ऐसे सेम यहाँ पर भी है कि पानी आया तो लाइटर एलिमेंट्स को क्या किया, रॉक से वेदरिंग से इरोड हुआ और अपने साथ वो बहा के ले गए, क्योंकि हल्का है, पत्थर को नहीं बहा सकते, हैवियर एलिमेंट बन गया ना वो अभी। जब तो और उसमें भी अगर टूट भी गया पूरा तो उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट जाएगा, एकदम से पूरा नहीं जा सकता। तो इस चीज को यहाँ पर एंड देन इसके बाद हम इसमें ये कह सकते हैं कि जितना भी ये सल्फर और मटेरियल होता है, चाहे लाइटर हो चाहे ये हो, लेकिन अगर ये धीरे धीरे करके आफ्टर सम टाइम, अब ये भी देखना है कि उस लाइटर जो एलिमेंट्स जा रहे हैं, जो मिनरल्स जा रहा है, उनमें से कुछ होगा जो बहुत भारी होगा, मतलब थोड़ा उनमें से भारी होगा और कुछ उनमें से हल्के होंगे, एक सेम तो नहीं जाएगा। अगर आप किसी पे यहाँ से कुछ साफ करो, इसको फर्श को साफ करोगे, कुछ चीजें भारी होंगी तो थोड़ा सा आपको उसमें फोर्स ज्यादा मारना पड़ेगा, बट वो भी पानी के साथ जाएगा, लेकिन बहुत भारी तो नहीं जाएगा। लेकिन जो लाइटर, थोड़ा सा लाइटर से थोड़ा हैवियर होगा, वो थोड़ा सा उसमें चला जाएगा। तो जो उसमें से हैवियर होते हैं, लाइटर में से भी हैवियर होते हैं, कुछ सारे सेम तो नहीं है, वो आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर रुक जाते हैं। जो बहुत लाइटर होते हैं वो इसके साथ स्लोप से आके कॉन्टिनेंटल राइज के पास आकर और ये कहाँ पर, एब्सल प्लेन पर डिपॉजिट हो जाते हैं। ये बहुत लाइटर है। तो लाइटर तो सारे हैं बट उसमें लाइटर में से सबसे लाइटर है वो आके यहाँ पर आके डिपॉजिट हो जाते हैं एब्सल प्लेन। जैसे कि आपके ट्रेंचेस हैं, गैप्स है, वहां पर ये फिल हो जाता है। और बाकी की चीजें क्या है, जो हैवियर होते हैं वो यहीं पर रुक जाते हैं, थोड़ा हैवियर, बहुत हैवियर नहीं। समझ आया, तो आप इसमें लिख सकते हैं पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ हैवी मिनरल्स ऑन सेल्फ, concentration of heavy minerals on self, on self। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख सकते हो, बिकॉज bit heavier bit heavier minerals stay on the continental shelf, and which minerals are very lighter, and which minerals are very lighter, they can flow and deposit at abyssal plane, at the abyssal plane,
एब्सल प्लेन में डीप ओशन में जाकर रुक जाना। समझ आए? इसके लिए बहुत बार ये ऐसी चीज़ें होती हैं, और जो ये लाइटर बाद में नीचे चली जाती हैं, ये कई बार बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें बना देती हैं, जो ऐसे मिनरल्स बनाते हैं जो अर्थ में रेयर मिलती हैं, क्योंकि ये आपस में रिएक्शन हुआ या कुछ हुआ। अब बहुत सारे हमारे ये ओशन के नीचे बहुत सारे हमारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हम निकाल नहीं पाते हैं, और बहुत दूर है जिसे हम निकालना बड़ा मुश्किल है, और निकालेंगे तो हो सकता है मरीन लाइफ डैमेज हो जाएगी, इसलिए परमिशन भी नहीं मिलती है। और ये रेयर अर्थ में आते हैं। रेयर अर्थ का मतलब होता है जो बहुत रेयर मिले। और रेयर अर्थ की अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड में रेयर अर्थ सबसे नंबर 1 पे कौन है? मैंने बताया था पहले एक दिन, याद है? याद तो रहता ही नहीं है आपको। नहीं नहीं, किसी को नहीं याद है? रेयर अर्थ बताया था नंबर 1 पे कौन है? रेयर अर्थ है क्या चीज? रेयर मिले तो रेयर अर्थ हो गया, लेकिन उसके नाम भी तो होंगे कुछ। और कहाँ कहाँ मिलते हैं? मैं सबसे ज्यादा कहाँ पर नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? बताया था मैंने, बट आपको याद नहीं। जब मैं बोलूंगा तब याद आएगा। तभी मैं कहता हूँ कि ब्रह्मी शंख पुष्पी पियो। कैसे आपका काम चल नहीं रहा? आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है ना? तो इसमें मैंने बताया था चाइना सबसे नंबर 1 पे है। याद करो वो दिन जब मैंने बताया था कि नंबर 1 पे है, फर्स्ट पोजीशन पर। और इसमें 98% रेयर अर्थ मिलता है यहाँ। 1.5% इंडिया में मिलता है, और इंडिया सेकंड पोजीशन पे, इतना मिलके भी सिर्फ इतने में सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है? और बाकी का जो 0.5% है, ये पूरे वर्ल्ड में छोटा छोटा ढूंढोगे तो मिल जाएगा बाकी। रेयर अर्थ होता क्या है? रेयर अर्थ को बेसिकली बता दूं, जैसे मोनाजाइट, थोरियम, सिलिकॉन, ऐसे टाइप की चीजें आप ये देखोगे मैक्सिमम। इसीलिए यहाँ पर चाइना में सबसे ज्यादा ये चीजें बन के आती हैं वहां से। ठीक है? बट ये मिलते किस जगह पे हैं? ये मिलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आसपास, यानी कोस्टल एरियाज पर। तो अगर इंडिया की बात करें रेयर अर्थ में, इंडिया में कहाँ मिलता है? जैसे केरला कोस्ट ऐसे। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था ना, कि वो हमारी परमिशन भी ली थी। कई सारे हमारे जो गवर्नमेंट ने क्या परमिशन ली, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे परमिशन गवर्नमेंट ने ली, और हमारे यहाँ की कंपनी ने इसको स्टार्ट किया था। 10 ईयर्स के लिए मिला था, बट वो फिर 5 ईयर और आगे बढ़ा लिया, जबरदस्ती में दिया ही नहीं वापस। ठीक है? तो ये चीजें इसमें आती, जैसे एक सबसे पहले मोनाजाइट। मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट वो भी है। मोनाजाइट सैंड से मोनाजाइट निकलता है, और ये बनता किससे? मोनाजाइट थोरियम से। ठीक है? रेयर अर्थ में ये केरला कोस्ट से निकलता है मोनाजाइट। सोर्स ऑफ थोरियम, सोर्स ऑफ थोरियम। ठीक है? सोर्स ऑफ थोरियम ये कहाँ पर है? केरला कोस्ट। यहाँ पर हमें ठीक से मिल जाता है, केरला कोस्ट पर, थोरियम से मोनाजाइट। ठीक है? और ये ऐसा होता है, देखो दोनों चीजें हैं इसमें। ये पत्थर जैसा होता है, तो इसमें चाहे इसको उसमें कर दो या इसमें इस कर दो, दोनों एक या केमिकल थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला सवाल है, लेकिन होता दोनों एक में ही है। अब ये पत्थर में ये थोरियम निकलता है, या थोरियम से ये मोनाजाइट निकलता है, लेकिन होता एक ही है, एक ही पत्थर में। ये मोनाजाइट थोड़ा सा बड़ा सा पत्थर, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा इसमें मिनरल्स होते हैं। देखो मोनाजाइट दिखता कैसा है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मोनाजाइट, ये बहुत महंगी चीज है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए परमिशन भी ली थी एक कंपनी को देने के लिए। और ये सब चीज़ें चाइना में बहुत मिलता है। ये मोनाजाइट। ठीक है? और रेयर अर्थ है, ये सब जगह नहीं मिलता है सब चीज़। इसके बाद अगर ये थोड़ा सा इसमें कॉन्टिनेंट शेल्फ पे बाकी जगह देखें इंडिया के बाद, तो आपके अलास्का में मिलता है गोल्ड। ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा है।
और ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया मिलता है जिरकॉन, जिरकॉन। और डायमंड कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया जिरकॉन, ZIRCON, जिरकॉन। डायमंड साउथ अफ्रीका। अब इसमें थोड़ा सा आते हैं दूसरी चीज़ों पर कि ओशन में और क्या क्या चीज़ें हैं। अभी हम जब मिनरल पढ़ेंगे तो सब चीज़ें पढ़ेंगे उसमें। अभी जो वर्ल्ड हिस्ट्री कह रहा हूँ, वर्ल्ड जियोग्राफी जब आएगा ना, और वैसे वर्ल्ड जियोग्राफी से पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, हाँ, क्लाइमेटिक रीजन्स, उसमें भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पर हमारी ये चीज़ें तो कॉन्टिनेंट सेल्फ में मिल ही रही हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट सेल्फ में और भी कुछ है, जैसे कैल्शियम, NaCl, नमक, सॉल्ट, ये भी चीज़ें मिलती हैं हमारी उसमें। इनके बारे में भी हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कैसे, ये कैसे मिलते हैं, कैल्शियम कैसे हो जाता है, या नमक क्यों ऐसा हो जाता है, या वहाँ पर ऐसा हमें क्यों ज़्यादा मिलता है, कैल्शियम हमें क्यों ज़्यादा मिलता है, ये ज़्यादा टाइम तक रहता है कैल्शियम वाटर में, ओशन वाटर में, ऐसा क्यों है? साइंटिफिक रीज़न थोड़ा सा आपको मालूम है कुछ ऐसा? नहीं। मैं कैल्शियम जो आपको सॉल्युबल कैल्शियम है ओशन वाटर में, वो मैक्सिमम टाइम तक रहता है। जैसे कि हर चीज का ना एक टाइम पे खत्म हो जाती है, फिर नहीं आती है, फिर खत्म होती है। एक कैल्शियम मैक्सिमम टाइम तक उसमें रहता है। सैलिनिटी नहीं, वो रीजन नहीं है, थोड़ा रीजन हो सकता है बट बहुत बड़ा रीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ के पानी में कैल्शियम नहीं है, लेकिन ओशन वाटर में कैल्शियम है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है बिल्कुल, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्पेसीज हैं, हड्डियों से उनके क्या निकलेगा, कैल्शियम। तो कैल्शियम तो रहेगा ही उसमें। ठीक है। तो ये एक रीजन है, इसमें लिख सकते कैल्शियम लीस्ट soluble in ocean water, in ocean water and Peruvian coast कहाँ पर है? पेरुवियन कोस्ट कहाँ पर है मालूम है? मैप निकालो फटाफट अपना, मैप मैप यूज करना है। पेरुवियन कोस्ट अपने आप से ढूंढोगे कि मैं बताऊं? सर्च हो जाएगा। पेरू और चिले अगर निकल आएगा तो पेरुवियन कोस्ट मिल जाएगा, जिसको पेरू और चिली मालूम है। आप एक दूसरे के पास बैठ सकते हो, क्योंकि मैप का बहुत होता है, आप इनके पास बैठो, आप ये इनके पास बैठ जाए, या फिर ऐसा कुछ देखना जरूरी है। ठीक है। या एक पीछे मैप दे दो आप। पेरुवियन कोस्ट कहाँ पर है? चिलियन पेरो। मोबाइल से देख के फिर इसमें नहीं ढूंढना है, वो तो इजीली ढूंढ लोगे, गूगल में डाला निकल आया लोकेशन और देख लिया फटाक से। है साउथ अमेरिका, राइट। साउथ अमेरिका में पेरू है और चिले है, यहीं पर है पेरुवियन कोस्ट है। ये सबसे ज्यादा कैल्शियम रिच एरिया है, डिपॉजिट है, यानी पेरुवियन कोस्ट रिच डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, दोनों का बहुत रिच डिपोजिशन है। मिल गया। डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का क्या होता है, Ca, लिख लो वैसे कैल्शियम ऐसे, बट Ca शायद इसका सिंबल होता है। कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये दो का सबसे रिच है यहाँ। फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट रिच है एरिया। देन इसके बाद अब यहीं पर पेरुवियन कोस्ट या कहीं पर भी हो, एक चीज और है कि इसमें सबसे ज्यादा फिशेस मिलती हैं, जो ओशियन फिश होती हैं, खास करके। नदी वाली फिश में उतने सारे मिनरल्स नहीं होते,
जो कि आपके ओशन वाले पे होते हैं। अगर ओशन वाली फिश खा रहे हो आप, तो ज़्यादा बेनिफिट है आपको, एडवांटेजेस बहुत हैं, उसी से मैक्सिमम मेडिसिन बनती है। ठीक है, ये वाली मछली खाने से उतना, फिश खाने से कोई उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, एडवांटेज नहीं है आपके पास, इसलिए आपको मंगानी पड़ेंगी वहाँ से, है ना। इसीलिए उन्हें बोलते हैं सी फूड बोलते हैं ना इसको। तो इसमें उसमें फिशेस में कौन कौन खाता है फिश? और यस, उठा दो यार, इसमें कौन सा मैं छीन थोड़ा ना लूंगा। खाते हो तो खाते हो, इसमें कोई खाते हो? हाँ, आप नहीं, वेजिटेरियन, क्या बात है, ये तो ठीक चीज है। तो इसमें क्या क्या मिलता है फिश में? खाते हैं तो मालूम भी होना चाहिए क्या क्या मिलता है हमें इसमें से। ओमेगा, देन और क्या चीज है? हैं? नहीं, वो तो अलग बात हो गई ना, एसेंशियल फैट्स एंड ऑयल। प्रोटीन, और इसमें बहुत सारे जो वहाँ की फिशेस है उनमें खास करके, जैसे नाइट्रेट, फास्फेट, लिख लो, नाइट्रेट। फिशेस आर रिच इन नाइट्रेट, फास्फेट, हाई प्रोटीन, ये सब मिलता है वहाँ की फिशेस। इसीलिए जापान के लोग उड़ते रहते हैं ऐसे हल्के से, खाते रहते हैं, वही व्हेल मछली खाते हैं। सो नाइट्रेट, फास्फेट एंड हाई प्रोटीन, और किस में यूज होती हैं ये? मेडिसिनल यूज में, मेडिसिनल के लिए यूज की जाती है। ठीक है, मेडिसिनल यूज। और यहीं पर कॉन्टेन सल्फर, और भी चीजें मिलती हैं, पल्स बहुत मिलते हैं, पर मोती, ये बहुत मिलते हैं, पर पल्स इसलिए मिलते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी बहुत मिलता है, आपके चाइना वाले एरिया पे बहुत ज्यादा मिलता है, चाइना के कॉन्टिनेंट शेल्फ पे ये पल्स बहुत मिलते हैं, क्योंकि आप ढूंढने भी नीचे नहीं जा पाओगे, मैक्सिमम क्या है, पत्थर टूट रहा है ना, जो उससे लाइटर एलिमेंट्स या थोड़ा वहाँ डिपॉजिट जो होता है वही पल्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसा होता है कि वहाँ के कुछ ऐसे वो भी बन, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे निकल आते हैं, पल्स टाइप के निकलते हैं उनसे, वो भी होते हैं। जैसे बहुत बार वो भी पल्स का पार्ट है, जो आप शंख या छोटी छोटी टाइप के देखते हैं, वो भी उन्हीं से निकलते हैं, वहाँ के जो स्पेसीज हैं उन्हीं से बन के आते हैं। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट शेल्फ हो गया कंप्लीट आपका। अब चलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप पर। कॉन्टिनेंटल स्लोप, अब हमें इसकी डिस्कस करनी है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब सेल्फ से स्लोप में आ रहे हैं तो सारी चीजें नीचे जाएंगी। ठीक है, अब हम इसमें, ये स्लोप कैसा है, जेंटल स्लोप है या स्टीप स्लोप है, कैसा दिख रहा है? स्टीप स्लोप, ये स्लोप स्टीप स्लोप है। अब यहाँ कोई भी चीज रुकेगी नहीं जल्दी, जो भी आएगी वो सीधा नीचे जाएगी, कॉन्टिनेंटल राइज या फिर एब्सल प्लेन पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये चीजें नहीं आएंगी, और ये होता कैसे, क्यों सारी चीजें बह के जाती हैं, यहाँ से मैक्सिमम सेडिमेंट्स किसका जाएगा? जिस रिवर में मैक्सिमम वाटर होगा, वो रिवर अगर वाटर ज़्यादा लेके आती है, तो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती है, वो क्या करती है, वो तेजी से अपने सेडिमेंट्स को धक्का मारती है और सेल्फ से नीचे तक पहुंचाती है। बाकी सेडिमेंट्स डिपॉजिट है कुछ, तो जो ह्यूज वॉल्यूम वाला रिवर है, वो उसका सेडिमेंट्स कभी भी कॉन्टिनेंट सेल्फ पर बहुत रेयर है जो थोड़ा बहुत रुकता हो, मैक्सिमम नीचे आकर, और नीचे आके कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, इस जगह पर।
तो जो मर्जर एरिया है जहाँ पर यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा ट्रेंचेज या कुछ भी है, वो यहाँ पर क्या होता है, फिल हो जाता है इससे। तो ये इसीलिए कभी भी कॉन्टिनेंट और ओशन के जो मर्जर एरिया है ना, ये वाला मर्जर एरिया जहाँ से कॉन्टिनेंट राइज हो रहा है और ओशन बना, यहाँ पर कभी भी आपको ट्रेंचेज नहीं मिलेंगी। ये खास बात है पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी। रीजन है ना कि यहाँ से आया सेडिमेंट्स, और ये सेडिमेंट्स उससे आया और यहाँ पर क्या हुआ, ये डिपॉजिट हो गए। तो जो भी हो गए सारी चीजें फिल हो जाएगी। तो ट्रेंचेस तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर, ट्रेंचेज होगा भी तो फिल हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? और अंदर ट्रेंचेज हो सकती है, लेकिन जहां से कॉन्टिन्यू ये मर्ज मर्ज हो रही होंगी वहां से नहीं होगा। तो ये है, इसमें बहुत सारी बड़ी रिवर्स लेके आती हैं, वो मैसिव लैंडस्लाइड्स कराती हैं। कई बार इनका डेल्टा जमा रहता है, बाद में कभी बहुत ज्यादा ह्यूज वाटर आया और लैंडस्लाइड टाइप से उसका पुश किया और वो पूरा का पूरा नीचे ढह गया। या फिर यहाँ पर बाकी छोटी रिवर्स का या ऐसे, क्योंकि ऑल टाइम इनसे ह्यूज वाटर नहीं रहता, कभी ज्यादा कभी कम, जैसे मेल्टिंग के ऊपर है। रेनफॉल भी आ जाता है कई बार, जैसे अभी आप रेनफॉल के टाइम पे देखो, जैसे हुगली रिवर है। हुगली रिवर ऐसी रिवर नहीं है कोई वो बनी है नई आई है कहीं से, वो डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। ट्रिब्यूटरी तो होती है जो आगे जुड़ती है, डिस्ट्रीब्यूटरी जो उसी से निकल के बाहर निकल जाए। तो गंगा में इतना वाटर आ जाता है कभी कभी फ्लड से, जिससे एक नई रिवर बन जाती है और उसी का पानी कभी सही जा नहीं पाता, उसमें इतना प्लेस नहीं है, उसमें जगह नहीं है जिससे वो वाटर पूरा लेके जा पाए, कैरी कर पाए। तो जहां भी जगह मिला वहां से एक नई रिवर बनी है, उसको कहेगा हुगली रिवर। हुगली रिवर, नॉट हुगली, हुगली रिवर हो गया। ठीक है। तो ऐसे ही जब वाटर ज्यादा आता है तब ये पुश करता है और सारे लैंडस्लाइड करा देता है वहां पर। ठीक है। तो इसमें भी लिख लेंगे मैसिव लैंडस्लाइड्स ऑफ टेरिजेनियस डिपॉजिट्स। टेरिजेनियस डिपॉजिट, मैंने कल बताया टेरिजेनियस डिपॉजिट क्या है, रिवर से जो आता है सेडिमेंट्स, राइट। तो उनका लैंडस्लाइड कराता है। रिवर लाइक कौन कौन सी रिवर करा सकते हैं इसको? रिवर लाइक गंगा, इंडस, मिसिसिपी, गंगा, इंडस, मिसिसिपी, कॉन्गो, कॉन्गो रिवर भी कर सकते, यूकॉन, यूकॉन, okay, have created submarine canyon, have created submarine canyons. Canyons means like डेल्टा टाइप का एक क्रिएट करती है, बाद में उसे पुश करके नीचे लैंडस्लाइड टाइप से गिरा देती है। ठीक है। और इसी टाइप से कई जगह अगर रिवर ऊपर से कहीं से आ रही है और ओशन फ्लोर बहुत नीचे है, ओशन सरफेस, और ऊपर से तो वाटरफॉल का भी काम करती है रिवर बहुत सारी। अपने यहाँ वैसे सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ है इंडिया में, और कौन सा है? नहीं। ओके, एनसीईआरटी आपने फिर कैसे पढ़ डाली? आपको याद नहीं रहती चीजें? आप एनसीईआरटी पढ़ भी डाले हो फिर इसके बाद याद भी नहीं है। जोग, राइट। जोग वाटरफॉल इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। देखिए, अर्थ में सबसे बड़ा वाटरफॉल आपका है डेनमार्क स्ट्रेट, अंडर द डेनमार्क स्ट्रेट के पास आता है। लिख लो इसमें, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑन अर्थ अंडर डेनमार्क स्ट्रेट। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑन द अर्थ दैट इज अंडर डेनमार्क स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट। हाँ। डेनमार्क स्ट्रेट। और इसका नाम है, नाम लिख सकते हो इसका, एंजल फॉल्स, एंजल फॉल्स। ठीक है।
वैसे डेनमार्क इसका स्ट्रेट है जो एक दूसरे को जोड़ती है, वहां पर ये लोकेटेड है, वहां पर ये गिरता है, इसलिए इसका नाम ऐसा दे डेनमार्क स्ट्रेट बोल दिया गया कि अंडर डेनमार्क स्ट्रेट के पास वो गिरती है वाटरफॉल। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कॉन्टिनेंट शेल्फ पर और क्या चीजें हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, और क्या दिख रहा है आपको इसमें? कुछ ऐसा है कि जो पढ़ने लायक है इसमें? स्लोप है, सारा ऊपर से गिरा नीचे आ गया, बस स्लोप स्लोप था। अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो रुकेगा, रुकता तो नई चीजें बनती हैं इसमें, रुक रहा ही नहीं रहा तो इसका कोई ऐसी नई चीजें, नई स्टोरी बनेगी नहीं इस पे। अब आते हैं कॉन्टिनेंटल राइज पर, ये थोड़ा सा आपको बनाएगा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल राइज। मैंने कॉन्टिनेंटल राइज को बोला था कौन सा एरिया है ये? मर्जर एरिया, राइट? यही कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल राइज, इसे हम क्या बोल सकते हैं? मर्जर पॉइंट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, या फिर इसे हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन, राइट? ट्रांजिशन एरिया है ना। ट्रांजिशन ही है, जंक्शन का काम कर रहा है। इधर आपका क्या है ये ऐसे ले जाओ, क्योंकि अभी और नीचे गहरा होगा ट्रांजिशन, ये भी और गहरा होगा, तो ये जो गहरा होता जा रहा है ये एप्सियल प्लेन में आ जाएगा, यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ पर ज्यादा गहरा, यहाँ पर ट्रेंचेज बन सकती हैं, ट्रेंचेज होती हैं, बट ये ट्रेंचेज क्या होती हैं, ये सारी की सारी फिल हो जाती हैं, किससे? इससे। और इसे हम ट्रांजिशन पार्ट बोल सकते हैं, ये दोनों का ट्रांजिशन हो रहा है, एक तरफ ओशियन है, एक तरफ कॉन्टिनेंट है, तो ट्रांजिशन पार्ट भी है ये हमारा इसके साथ साथ। समझ आ रहा है? तो हम यहाँ से इसमें, और यहाँ पर सारा डिपॉजिट होगा, और इस जगह पर ट्रेंचेज फिल हो जाएंगे डिपॉजिट से, और ट्रेंचेज नहीं बनेंगे यहाँ पर, कभी भी नहीं आ सकते। ठीक है। और देखा जाए तो यहीं से स्टार्ट होता है, आप इसमें लिख लो, दिस इज द कॉन्टिनेंट राइज बेसिकली is a transition zone between continental plate and oceanic plate. Continental plate and oceanic plate. Continental plate and oceanic plate. Okay. And there are absent near trenches. Sorry, not here. Continental rise are located where trenches are absent. ट्रेंचेज आर absent. ट्रेंचेज होती हैं, सबडक्शन होता है यहाँ पर, बट ये फिल हो जाता है, बट इसमें ब्रैकेट में नोट में लिख सकते हो, इसमें लिख लो, बट नियर द कॉन्टिनेंटल राइज subduction is possible, so trenchage is also possible, but deposition of sediments depositions of sediments are deposit.
डिपॉजिटेड, कैसे डिपॉजिटेड हो रहा है? रिवर के पुसेस से, आर डिपॉजिटेड बाय रिवर फोर्स या वाटर फोर्स या किसी से उसमें आकर डिपॉजिट हो रहा है। इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है? तो इसमें कह सकते हैं नियर ट्रेंचेस कंज्यूम द डिपोजिशन ऑफ कॉन्टिनेंटल राइस, और वही पार्ट बन जाता है कॉन्टिनेंटल राइस। तो एक पॉइंट और इसमें सकते हो, एज सबडक्शन नियर ट्रेंचेस कंज्यूम, एज सबडक्शन नियर ट्रेंचेस कंज्यूम्स द deposition of continental rice, of continental rice, ठीक है? इतनी सी बात है इसकी, बस ये बॉटम वाला, ये वाला पार्ट फर्स्ट खत्म है। इसे 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। सेकंड का था मिड ओसनिक रिज, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, उसको पढ़ने की जरूरत है इस बार, है? नो, लेकिन आना आता होना चाहिए, नो कहने से नहीं होगा। किसको किसको मिड ओसनिक रिज मालूम है? कॉन्टिनेंट मिड ओसनिक रिज तो पूरा एक बनने का प्रोसेस है आपका आर्थर होम्स से, आर्थर होम्स थ्योरी से। वही सी फ्लोर के टाइम पे जब बनती है, सी फ्लोर में बनती है मिड ओशन रिज, वही है। सी फ्लोर में ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट से स्टार्ट होता है, नेम उसको मिला सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में, आगे उसको मिड ओशन रिज कहा गया। पहले सिर्फ ये एक एक्यूमुलेशन ऑफ मैग्मा था, उसके पहले नेम नहीं था इसका, एक लैंडफॉर्म्स था या कह सकते हैं ओशन लैंडफॉर्म्स था ये, बाकी कुछ नहीं था। तो ये तो मालूम है सभी को, मिड ओशन रिज पक्का? बताओ कहाँ पर? मिड ओशन में। किस लिए, कैसे बनता है मैग्मा, बाहर कैसे आता है? कन्वेक्शनल करंट सेल थ्योरी, गुड। चलो इसे याद है इस चीज को, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा डीप ओशन प्लेन, डीप ओशन प्लेन। तो ये वाला पार्ट फिर हम छोड़ देते हैं, ठीक है? छोड़ दें इसको, ठीक है? मतलब मिड ओशन रिज वाला पार्ट। अब आता है अब्शल प्लेन। अब्शल प्लेन मतलब डीप ओशन प्लेन कह सकते हो या अबिशल प्लेन बोल सकते हो। ये आपके उसमें दिया होगा एनसीईआरटी में, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा कराऊंगा इसको, जिससे आपको समझ आ जाए। वैसे अगर देखा जाए अब्शल प्लेन, अब्शल प्लेन कौन सा होता है? जो सबसे ज़्यादा गहरा वाला पार्ट है, डीप वाला पार्ट है, वो पूरे ओशन में। तो पूरा ओशन वैसे कितने परसेंट पे है अर्थ के? 71%। 71% जितना भी है ये ओशन का पूरा 100% हुआ, राइट? इस 100% ओशन में 40% एब्सोल्यूट प्लेन है। ट्रेंचेस बहुत है, गहराई बहुत है, ये सारी चीज़ें हैं। और आपको मालूम है लैंडफॉर्म से ज़्यादा, अगर टेरेस्ट्रियल लैंडफॉर्म की बात करें कॉन्टिनेंट की, उससे ज़्यादा डाइवर्स है यहाँ। ट्रेंचेज इतनी है कि पूछो नहीं। कई बार अगर आपने धोखे से ऐसा सोचो कि नहीं घूम लेते हैं, टहल लेते हैं वहाँ, और तो वहाँ पर साथ में आप जब कभी जाते हो ना सी के नीचे, वो सारा पहन कर अपना, अगर वहाँ पर आपके इंस्ट्रक्टर नहीं है तो आपको ना जाने कौन सा जानवर खा के निकल जाएगा। बल्कि वो आपके वो लगाए जाते हैं सेंसर, जिससे वो नहीं आते पास में, डरते हैं। लेकिन जब ऐसी जगह जाओगे तो आप खुद ही डर के मारे वहीं पर सांसें रुक जानी है, वैसे खुद ही डर के मारे। क्योंकि जब आप कभी हो सकता है जानकारी करते करते आप उसमें मरियाना ट्रेंचेज इनमें घुस गए। मरियाना ट्रेंचेज आपके माउंट एवरेस्ट से भी नीचे गहरी है। मरियाना ट्रेंचेज की जो डेप्थ है वो 1122 मीटर है, इतनी गहरी है अर्थ में नीचे। अब यहाँ इतने नीचे जाने के बाद आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा कि क्या करूँ मैं, वहाँ पर कौन कौन से साइड से निकले। भले ही वो आपको काट नहीं पाएंगे, चीज़ें आपको टच ना करे, लेकिन साथ में सामने से दिखे एक हैवी सा जानवर या अजीब सा जानवर, तो उसके लिए दिल मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है।
नहीं तो वहां पर देखते देखते ऐसा लगेगा कि बस आज तो गए अब यहीं पर। वैसे मोदी जी भी गए थे नीचे, देखा था आपने? नहीं, क्योंकि द्वारिकाधीश का मन जो टेम्पल है वहां बहुत पहले कहते हैं द्वारिकाधीश का समुद्र में दब गया है। जो द्वारिकाधीश जब कृष्ण भगवान थे उसको देखने गए थे वहां पर, द्वारिकाधीश को पहन के पूरा वो घूम के आए। वो इस एज में सारे वो ऐश कर रहे हैं जो बच्चे करते थे, सारे शौक पूरे कर रहे हैं, क्योंकि बचपन में कर नहीं पाए, गरीबी से गुजरे हुए हैं, वो चीजें मिली नहीं उन्हें उस टाइम पर। जब मिलना स्टार्ट हुई तो उन्होंने कहा अब मौका है, कर लो, मरना तो है ही। उनके साथ के सभी मर गए हैं आसपास, तो जिस एज में है ऐसे मैक्सिमम लोग उनके साथ के जा चुके हैं, जैसे अरुण जेटली चले गए, ऐसे बहुत लोग हैं जो जा चुके हैं यहाँ से, कि अभी ये जिंदा है। तो अब ये सारे शौक पूरे कर रहे हैं। उनके कपड़े देखो आप, कपड़े बहुत महंगे होते हैं उनके, दिन भर में 2-3 बार ड्रेस चेंज करते हैं। नहीं पहले कहाँ था, एक कुर्ता पहन के निकल जाना है, पोस्टर लगाते रहना है। वैसा भी काम किया इन्होंने, पोस्टर लगाने से लेके। इसके बाद आज खाने की डाइट देखो उनकी, बहुत अच्छी डाइट है। मशरूम खाते हैं 80,000 रुपए किलो वाली, ठीक है, जो आपके जम्मू कश्मीर से पत्थरों के बीच से निकलती है वो मशरूम। तो हेल्दी चीज़ें खाते हैं, हेल्दी खुद है, हेल्दी रहते हैं, सारी चीज़ें ठीक है उनकी। अब वो सारे चीज़ें पूरा ऐसा वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं बची होगी जहाँ वो न गए हों। वो तो सोचते रहते हैं इसमें गए, हम पायलट से पूछते हैं, नहीं इसमें साहब नहीं गए, उतार दो फिर यहीं पर देख लेते हैं थोड़ा सा, यही रह गया लगता है मुझसे, है ना। बाकी क्या ही होगा, ध्यान तो दे नहीं रहे। अभी जैसे कि अब पाकिस्तान बन गया है इस समय अध्यक्ष, तो ध्यान दिया होता तो कहाँ से बनता है। ये थोड़ा घूमने टहलने में रह गए। और एक्टर तो है ही हैं काफ़ी बड़े, उनको ये मालूम है सामने वाला आदमी कूल कैसे बनता है, कि हमारी जो पब्लिक है बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाती है। अब वो इसी चीज़ को जानते हैं। अब ये हमारा एक ऐसा रोल है लाइफ में, ह्यूमन का, ह्यूमन अजीब ह्यूमन होता है कि किसी भी चीज़ का बिना जाने पूछे फॉलोअर बन जाता है, बड़ा अजीब सा। वो उसमें इफ बट नहीं लगाता है, रिसर्च नहीं करता कि राइट एंड रॉन्ग, इथिक्स नहीं देखता उस पर। जैसे आपको देखा जाए, आपके ओशो, रजनीश ओशो को जानते हो आप? नहीं, बहुत बड़े फिलोसफर थे। और इन्होंने इतने बड़े, इनके लोग पीछे तो जान दे देते थे लोग, और इन्होंने इतने फॉलोअर बने कि अमेरिका में, यूएसए में ये एक पूरा शहर बसा दिया, रजनीश शहर, सिटी बन गई पूरी। फिर वहां से यूएसए गवर्नमेंट ने इनको बैन किया कि यूएसए में इनको एंट्री नहीं दो, हटाओ यहाँ से। पूरी यूएसए की पब्लिक, बाहर की पब्लिक सब उनके पीछे दौड़ पड़ती थी, रोने लगती थी, कट के मरने लगती थी। अजीब अजीब सा है वो सीन, समझ नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं। जैसे मैं कभी कभी माइकल जैक्सन का कई कई गाने, उसमें लोग रो रहे हैं, गिर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, समझ ही नहीं आता। ऐसा क्या कर दिया उसने, ऐसा गाने में क्या बोल दिया है कि जो आपको रोना आ रहा है, जो आप चिल्ला रहे हो गला फाड़ फाड़ के, ऐसा लग रहा है कोई मर गया है। ऐसा क्या उसमें, ऐसा क्या लॉजिक है। और इतने नहीं, इससे ज्यादा बेवकूफ लोगों को अभी लॉकडाउन में इसमें राजेंद्र मुखर्जी नगर के पास एक जीटीबी नगर पड़ता है, मेट्रो है जीटीबी नगर मेट्रो, जहाँ से उतरते हैं और मुखर्जी नगर पहुंचते हैं। उस जगह पर एक लड़का एक ओशो की बुक पढ़ी, और ओशो की बुक पढ़ने के बाद सुसाइड कर लिया, और लिख रहा है अपनी सुसाइड नोट में कि इस बुक को मत पढ़ना, मैं इस बुक की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। तो जब मालूम है इस बुक की वजह से कर रहे हो तो जला दो उसको, फिर मरो, बाकी तो नहीं पढ़ पाएगा। उस बुक को रख के क्यों मर रहे हो, तुम तो मर ही रहे हो, दूसरा तो अब इस चक्कर में तो पढ़ ही लेगा, ऐसा क्या था कि जो मर गया ये, फिर वो भी मर जाएगा तो फिर क्या होगा। इससे बेटर है कि जो हमारा एक, जिसकी वजह से मर रहे हैं, जो रीजन है, उसको खत्म करके मर जाओ। इसकी बुक भी बहुत हिप्नोटाइज करती है कई बार। रजनी सोचो कि बुक पढ़ के भी आप सुसाइड कर लेते हो, तो आप सोचो कितना लॉजिकल चीजें हैं। ये लॉजिक उनका नहीं है, ये बेसिकली ह्यूमन का है, आपका, जो एक किसी एक चीज को देखते देखते आप उसमें एकदम से खो जाए और उसी दुनिया में चले जाओ। मुझे लॉजिक समझ ही नहीं आया। मैं तो आज तक किसी में नहीं गया हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता किसी से मुझे ऐसा है। इथिकल नहीं है चीजें, बहुत सारी चीजें कि कोई भी इथिकल नहीं है। मैक्सिमम लोग इथिकल अनइथिकल दोनों होते हैं। और इथिकल हो ही नहीं सकता जो पर्सन अपनी वजह से किसी दूसरे को अपने ऐसा इन्फ्लुएंस करे कि दूसरा उससे परेशान हो जाए, वो इथिकल नहीं हो सकता। वो हो सकता है कि काम इथिकल करे कि सामने वाला उस चीज को सीखे, मरने पे क्यों जाना उसके।
अगर मरना आपने इतना हिप्नोटाइज किया कि वो मरने के लिए रेडी हो जाए, तो आप काम इथिकल नहीं कर सकते हो, आप इथिकल काम नहीं कर पा रहे हो। गांधी जी के साथ बहुत लोग थे कि गांधी जी अगर मर जाते तो बाकी लोग मर जाएं, ऐसा तो नहीं था। गांधी जी की बुक पढ़ के आप मर नहीं सकते, लेकिन आप बहुत अच्छे पर्सन बन सकते हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। वो इथिक्स है। जैसे सोक्रेटिस का आप पढ़ो कभी, वो एथिक्स उन्होंने बताया है कि सोक्रेटिस कैसे काम करते हैं, कैसी चीजें। सोक्रेटिस का सबसे बड़ा एक उनका स्टेटमेंट है, क्या चीज? एक्नॉलेज द लैक ऑफ नॉलेज। एक वाइज मैन का सबसे फर्स्ट एक स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेप यही होता है कि अगर आप बुद्धिमान या बनना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो अपनी कमियों को आप फाइंड आउट करो, एक्नॉलेज करो और उसको ठीक करो। वो पर्सन के थ्रू कोई मर ही नहीं सकता। और उन्होंने जब उस टाइम पर इन्फ्लुएंस किया था, वो इन्फ्लुएंस इसलिए नहीं किया था, उन्होंने इस चीज को बताया कि गॉड जैसी चीजें, जैसे बुद्धा ने गॉड को नहीं डिनाई किया, ना एग्जिस्ट किया, कभी बात ही नहीं की। ऐसे सोक्रेटिस भी कभी कोई बात नहीं की, किसी चीज की बात नहीं करते थे। तो लोग उनकी बात मानते थे कि रियलिटी यही है। जैसे हम बुद्ध को मानते हैं कि बुद्ध ने बहुत सारी चीजें ठीक की, चीजें ऐसी होती हैं, बट हम उसके लिए अब मरना शुरू कर दें तो वो तो फिर हमसे ज्यादा बेवकूफ कौन हो सकता है। थोड़ी सी वैसे भी कुछ दिन के बाद मर ही जाना है ऐसी सिचुएशन में। इतना पोल्यूशन है, इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हो रही हैं। इससे अच्छा है कि कहीं सर्च करो, अब कुछ करके आओगे, नाम तो बनेगा, फिर मर जाओगे तो ठीक रहेगा। कम से कम शेर से ही लड़ जाओ, हमने खा लोगे, नाम होगा कि हमारे आपके जो एक जो आपकी डायनेस्टी कह सकते हो आगे बढ़ेगी। डायनेस्टी तो बची ही नहीं है, मतलब जो आपकी लेगेसी आगे जाएगी थोड़ी बहुत, वो जरूर कहेंगे कि हमारी दादी थी या दादा थे जो शेर से लड़े थे, शेर ने खा लिया था लेकिन लड़ गए थे। तो वो ठीक था। ये नहीं बचोगे तो है नहीं। देखो ऐसा तो है नहीं कि महाराणा प्रताप हो आप, या शेरशाह सूरी हो, या फिर आप टीपू सुल्तान हो कि टाइगर को मार दोगे। अब जाना तो उसी के पेट में अल्टीमेट आपको, लेकिन ऐसे करके मारो, कुछ अच्छा काम करके। करते हैं इसमें एक्यूपाइज कितना है, 40% इसमें है। इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, अजीब से एनिमल्स हैं यहाँ पर, और ट्रेंचेस हैं यहाँ पर। यहाँ पर माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स मतलब आइलैंड आर्क्स हैं इसमें। आइलैंड के साथ साथ बहुत सारी चीजें इसमें कह सकते हैं, मिड ओशनिक रीज हैं, बहुत सारे टीले हैं। तो ये डाइवर्स बहुत है। आप इसमें लिखेंगे एब्सल प्लेन ऑक्यूपाइज 40% ऑफ ओशियन फ्लोर। And axial plane, tremendous diversity. In the axial plane, tremendous diversity in the terms of landforms. In the axial plane, tremendous diversity in the terms of landforms. ठीक है, और यहाँ हर चीज का डिपोजिशन मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी कॉन्टिनेंट राइज के पास से जो जा रहा है वो भी धीरे 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 थोड़ा थोड़ा आगे खिसकता हुआ अक्षल प्लेन में ही जाएगा। जहां सबसे गहरा होगा वहीं सारी चीजें डिपोजिट होंगी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिपोजिट हो जाती है। आप लिख सकते हो it has deposits from continents like terraneous continents, terraneous, terraneous, marine life, यानी biogenous, genus, sorry, genus कह रहा हूँ, genus, terragenous and biogenous, marine life, biogenous and salt and material mineral inorganic कैसे, salt and mineral inorganic हो जाता है। ठीक है, सॉल्ट एंड मिनरल्स, मिनरल को ही ब्रैकेट में डाल सकते हो, इनऑर्गेनिक। लैंडफॉर्म्स तो मैंने एक्सेल प्लेन के अभी लैंडफॉर्म्स मैंने जैसे कि मिड ओशन रीज बताए हैं, आइलैंड आर्क्स बताए हैं, और ट्रेंचेस के बारे में। यही है इसका लैंडफॉर्म्स, और क्या इसके बारे में डिस्कस हो चुका है, पूछ लेना मुझसे। उसके छोटे छोटे पॉइंट्स को टीलों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, उनके बारे में पूछा गया है इसमें।
तो वो बेसिकली आप मुझसे कभी पूछ लोगे वो बता दूंगा, ठीक है। इसीलिए तो एनसीईआरटी थोड़ा बहुत कहीं कहीं बीच में, वैसे इसमें नोट्स में दिया होगा वो सारी चीज़ें। मिल गई है, मैंने दे दिया है, आप लोग लेट आए थे इसलिए नहीं मिला, रखी हुई है, ले लेना बाद में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें रिसोर्सेज फ्रॉम अपशल प्लेन्स, रिसोर्सेज क्या क्या है? जैसे अपशल प्लेन में क्या क्या चीजें मिलती हैं, जैसे अब क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। पीएमएन मिलता है, पीएमएन जानते हो, नाम ही फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। इसे बोलते हैं पॉली मैग्नीशियम मॉलिक्यूल, ऐसे। ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, इसे ये बोल सकते हैं। दूसरा इसका यहाँ पर होगा इसका पूरा जो मैंने बताया, ये तो नाम है थोड़ा सा मैंने नहीं दिया, चलो मैं बता देता हूँ। ये वैसे एक दूसरा नाम इसे देते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। इसके अंदर होता है मैग्नीशियम, उसके अंदर होता है, ठीक है, रिच मैग्नीशियम होता है, जो मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा ये कैसे दिखता कैसा, वो देखना है। इसके लिए भी हमें रिसर्च के लिए मिला हुआ था। ये देखो लिखा ना मैग्नीशियम नोड्यूल, इसे मैग्नीशियम नोड्यूल भी बोलते हैं, ये है ये देख सकते, ये बहुत महंगा जाता है, अगर इसको आप ये उससे बहुत रेयर मिलता है, ये भी रेयर अर्थ का पार्ट है पीएमएन। ये ये पीएमएन, इसमें मैग्नीज नोड्यूल्स इसे कह सकते हैं, और इसमें मैग्नीज की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है। तो आप इसमें कह रिसोर्सेज फ्रॉम अबिसल प्लेन दैट इज पीएमएन, जिसे हम पॉलीमेटेलिक नोड्यूल आर मैग्नीशियम नोड्यूल, वी से कहते हैं हम इसको, ठीक है। और ये मैक्सिमम अगर कंसंट्रेशन देखा जाए एब्सल प्लेन में, ये सब जगह कहाँ मिलता है, जहां पर सबसे ज्यादा इसके कोर में, ये हैवी होता है तो सबसे कोर में मिलता है। तो आप लिख सकते हैं तो दैट काइंड ऑफ मेटल्स कंसंट्रेट एट द कोर, and depth of axial plane that is 4000 to 6000 मीटर। ये नॉर्मल एब्सल प्लेन की डेप्थ है, ठीक है। अगर ट्रेंचेस के हिसाब से जाएंगे तो 11,000 तक गई हुई है डेप्थ, 4000 टू 6000 मीटर, ठीक है। अब इसमें क्या है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में देखें पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ ये पीएमएन मिलता है, उसके लिए मैप निकालना पड़ेगा आपको और देखना पड़ेगा। सबसे पहला पीएमएन कहाँ मिला उसके बारे में थोड़ा सा अगर डिस्कस करें, फर्स्ट टाइम पीएमएन कहाँ फाइंड आउट किया गया, फर्स्ट टाइम जानते हो कहाँ पर? अब आपको सर्च करें कारासी, कारासी, ये फर्स्ट टाइम यहाँ फाइंड आउट हुआ, कारासी। कारासी मिल गया, कारासी कहाँ पर है? रसिया के जस्ट ऊपर बैरेंट सी के पास, कारासी। यहाँ पर फर्स्ट टाइम, यानी लिख सकते हो इसमें फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड एट कारासी, फर्स्ट फाउंड एट कारासी। सेकंड हमने यहाँ पर एक और जगह पाई, दूसरा इसी टाइम पर सर्च के टाइम पर फर्स्ट यहाँ मिला। उसको भी कभी कभी फर्स्ट बोलते हैं क्योंकि दोनों एक साथ ही आसपास मिले थे एक ही टाइम पर, जिसे बोलते हैं आर्कटिक सी, आर्कटिक सी। आर्कटिक सर्कल पे मत जाना, आर्कटिक ओशियन या आर्कटिक सी है ना, ऐसा कुछ आर्कटिक ओशियन होगा ऊपर, ओशियन, उस पे मिला था ये
आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन। और ये इतने महंगे होते हैं इकोनॉमिकली, बहुत महंगा। अगर जिसके सी में मिल जाता है जिस एरिया पे, और अगर वो इसे वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है वहाँ से, तो एक्सट्रैक्शन के बाद जब वो उसको निकालता है इससे चीज़ें मिनरल्स और बेचता है तो बहुत महंगा जाता है। इकोनॉमिकली वो उसे बूस्ट कर देता है इसको। ठीक है, तो ये क्या है, पहला तो ये क्या है, एक पीएमएन। पीएमएन में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल या फिर मैग्नीज नोड्यूल, क्योंकि मैग्नीज की इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट फाउंड इन कारा सी एंड सेकेंड आर्कटिक ओशियन। अब लिसन, these nodules are found in these nodules are found in all the ocean, all the ocean। ठीक है, and these metal या PMN is economically viable। इकोनॉमिकली वाइबल। ठीक है, ये इकोनॉमिकली आपके लिए बेटर है। वाइबल, वाइबल बोलते हैं इसको, वाइबल, वाइबल कर सकते हैं इसको, वाइबल। तो वाइबल हमारा ये है क्योंकि इकोनॉमिकली ये बहुत महंगा जा रहा है, इसलिए इकोनॉमी आपकी बढ़ा सकता है। ये पूरे ओशन में मिलता है, ऐसा नहीं है, बट ये है कि कहाँ पर मिल रहा है। वो ऐसी पोजीशन पे है, एक्सट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता तो बेकार है आपके लिए, कि उस जगह मशीनरी लगाना। मशीनरी के बाद नुकसान बहुत है। कर तो लेंगे क्योंकि आज की डेट में साइंस इतनी हो गई कि कहीं भी होगा तो निकाल लेंगे हम, लेकिन उसके साथ साथ जो मरीन हेल्थ है उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी मशीनरी से, उसकी आवाज़ से हो सकता है बहुत सारे वो डिस्ट्रैक्ट होंगे, भागेंगे, एक दूसरे को मर सकते हैं। या मशीनरी चल रही उसके आके बीच में मर जाएं, या फिर ऑयल अगर उसमें लग रहा है तो ऑयल स्पिल भी हो सकता है, उससे मर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये हम कोस्टल एरियाज या कुछ दूर तक ही हम इसे कर सकते हैं। जैसे अगर इंडियन ओशन में देखें, ये सेंट्रल इंडियन ओशन में मिलता है, ये पीएमएन की पोजीशन। अगर इंडियन ओशन बात करें, सेंट्रल इंडियन ओशियन में ये मिल रहा है। और अगर हम इसके बाद पैसिफिक में देखें तो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, यहाँ पर इंडियन पैसिफिक ओशियन, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर भी मिलता है। अब इसके लिए जब ये चीज़ें हुई तो इसमें पीएमएन में जो छोटे और कौन कौन सी चीज़ें मिली होती, वो एक तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा है। इसके कुछ पीएमएन के आगे आगे जितनी भी चीज़ें इसमें कौन कौन सी मिली हैं मिनरल्स, उनके नाम लिख लो आप, जिससे याद रहे, अगर कभी पूछे इससे तो आप कर सकते हो। मैग्नीज, आयरन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीज, आयरन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, इसका मिक्सर है जिसमें से मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा है। सम ऑफ द मिनरल्स आर रेयर ऑन द लैंड, इनमें से सम ऑफ द मिनरल्स आर रेयर ऑन द लैंड and most of the countries are in the race to explore and extract PMN. Most of the countries are in race to explore and extract PMN because PMN बहुत महंगा है। इंडिया भी इस रेस में था और इंडिया ने इसको
वो भी कर लिया। सबसे पहले इंडिया ने 2002 में किया इसने, इंडिया ने 2002 में परमिशन ली थी ये पेमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो 2000, इन 2002 इंडिया गॉट अप्रूवल फ्रॉम ISA ये इंटरनेशनल सी के लिए है। तो ISA और किसके लिए मिला ये इन्वेस्टर, किसको दिया गया ये, पायनियर इन्वेस्टर्स। ISA फॉर पायनियर इन्वेस्टर्स फॉर 15 years। पायनियर इन्वेस्टर्स फॉर 15 years। इसमें ये आया कि इंडिया कहाँ तक इसमें कर सकता है और क्या क्या कर सकता, कितना एरिया में ये अपना काम कर सकता है, कितने से PMN एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके लिए अगर हम इसमें चलें कि क्या क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट की, कितनी दूर का एरिया लिखा गया है इसमें, तो लगभग लगभग आप इसमें कहते हैं 15 मिलियन हेक्टेयर इसको जगह दी गई। 15 मिलियन हेक्टेयर ओशियन स्ट्रेच, इन सेंट्रल ओशियन स्ट्रेच इन सेंट्रल इंडियन ओशियन, ठीक है, ocean out of 10 to 15 million hectare of PMN, out of 10 to 15 million hectare of PMN। इसका मतलब पूरा का पूरा उसको दे दिया गया। 10 to 15 मिलियन हेक्टेयर में हमें PMN मिल रहा है। अब 15 मिलियन हेक्टेयर इंडिया को अप्रूवल भी मिल गया कि आप इतना स्ट्रेच कर सकते हो। लेकिन हम आदत से मजबूर, हम और स्ट्रेच करने लगे और बढ़ाने लगे। 15 साल के बाद हम और 1 साल मांगने लगे उससे कि नहीं अभी और हमें 5 साल दे दो। ऐसे काम अभी तक तो हमने कुछ निकाला ही नहीं, फिर काम ही लेट शुरू करते हैं। अच्छा शुरू कर देते तो फिर छोड़ते नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज़ की है हमारे। फिर कहते थे थोड़ा सा और, जैसे आप एग्ज़ाम दो कभी, तो आप देना स्टार्ट पहले तो लिखोगे नहीं, सोचोगे आधे घंटे क्या करूं कैसे करूं। फिर जब लिखना स्टार्ट करोगे ना, और लास्ट में टीचर खड़ा रहेगा, कॉपी अपनी जमा करो, नहीं सब बस 2 मिनट और, बस 2 मिनट आप पीछे से लेकर आओ तब तक मैं कर लूँगा ये। क्योंकि आपका काम है कि यहाँ से ऐसे घूम कर आना है पीछे से, हमारा पहले ले लेंगे तो पीछे वाला ज़्यादा लिख लेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें, वो एक लॉजिक है। इसमें कौन कौन सी इस चीज़ में थे, इक्विपमेंट किसने दिया, किसने इसमें सामान दिया, किसका किसकी चीज़ें लगी इसमें, उस चीज़ को लिखियो। इंडिया RV समुद्रा रत्नाकर, इंडिया RV समुद्रा रत्नाकर ये प्रोजेक्ट लेकर आए इंडिया से। RV समुद्रा रत्नाकर, RV समुद्र रत्नाकर, ये इनका था, ये प्रोजेक्ट था, इन्होंने मशीनरी यूज की। इसके इक्विपमेंट जो आए थे वो कहां से आए, कोरिया से। इक्विपमेंट ये कोरिया से लाए गए, ये कोरिया से आया। ये प्रोजेक्ट इसमें लगाने के लिए लिया था, जिनकी पायनियर इन्वेस्टर्स में से एक ये भी थे। ठीक है, और उनमें से स्टार्ट करने वाले, मशीन लाने वाले, वो सारी चीज़ें इसमें था। फिर इसके बाद एक आया कि हमारे यहाँ इसको एक्सप्लोर कैसे किया जाएगा, इसके बारे में कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, कैसे लगेगी, उसके लिए NIOT, एक NIOT ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इसको टेक प्रोवाइड कराया पूरी तरीके, डेवलपिंग टेक फॉर एक्सप्लोरेशन, डेवलप किया टेक्नोलॉजी एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, अब इंडिया ने तो किया, इंडिया के बाद तुरंत इसको हम बोल सकते हैं NIOT को लिख सकते हैं नेशनल, नेशनल इंस्टीट्यूट
of ocean technology. Ocean technology. NIOT. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। इसने हमारे यहाँ टेक प्रोवाइड कराया था, इसको यूज़ करने कैसे एक्सप्लोर करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे इसको यूज़ किया ISA यानी इंटरनेशनल सी लीगल उसको बोलते हैं शायद, उसमें लीगल से है कि जो परमिशन आपको दे रहा है, तो वहाँ से परमिशन मिली हमें 15 ईयर्स के लिए। हमने स्टार्ट किया, चीज़ें शुरू की। जैसे हमने शुरू कर दिया तो 2000 से लेकर 2002 से लेकर हम आगे 2015 तक पहुंचते 2017 यानी 15 ईयर्स के लिए 2017 के लिए। इसी के साथ साथ चाइना ने कहा कि हमें भी चाहिए परमिशन, तो हम भी अपने जगह निकालेंगे। ईस्टर्न ओशियन में है, या ईस्टर्न ओशियन में ही पड़ता है इसका, चाइना का सारा येलो सी ईस्टर्न ओशियन का पार्ट है। और येलो सी में एक तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर डॉल्फिन मिलती है। ये भी आपको बता दो, अभी लास्ट ईयर ये 22 में ये न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पर वो जो डॉल्फिन है वहाँ से वो जा चुकी थी काफ़ी टाइम पहले। तो चाइना ने सारा इंडस्ट्रियल जो वेस्ट था उसी येलो सी में डालना शुरू कर दिया था। फिर डॉल्फिन वापस आ गई कुछ समय बाद वहाँ पर, वापस आने से उनकी डेथ होना शुरू हो गई थी पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि वेस्ट वो नहीं उतना खा सकती, रह नहीं सकती। तो फिर वहाँ पर इन्वायरमेंटल चीज़ों को देखने के लिए, ठीक करने के लिए उसे इंडस्ट्री का अपना सारा वेस्ट दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। और येलो सी में सबसे ज़्यादा फेमस है पल्स के लिए, वहाँ पल्स बहुत मिलती है येलो सी में। तो 2011 में चाइना ने भी एक्वायर किया, उसने कहा कि नहीं हम भी काम करेंगे, ऐसा काम नहीं चलेगा, ये हमें परमिशन चाहिए, अगर नहीं दोगे तो हम ज़बरदस्ती ले लेंगे, एक्वायर कर लेंगे। और उसने लिया भी नहीं परमिशन, खुद ही करना शुरू कर दिया। तो नहीं दिया, ISA ने कहा कि अभी नहीं दे सकते हम, टाइम लगेगा, पहले हमें चीज़ें एक एक करके हम एक को देंगे। तो चाइना नहीं माना, चाइना नहीं माना, और लगभग आप ये कह सकते हो कि वो 10,000 हेक्टेयर एरिया इसने एक्वायर कर लिया जबरदस्ती। 10,000 hectare. In 2011, China acquired 10,000 hectare area. China acquired, है? नहीं इसका नहीं है, तो उतना कब्जा कर लिया ना। अगर ISA देता तो वो फिर बताता कितने मिलियन हेक्टेयर है उसके आसपास, क्योंकि पैसिफिक ओशन में बहुत सारी कंट्री का वो है, दावा कर सकते हैं उस पर। ऐसे फिर यूके ने कहा पैसिफिक ओशन पे ही, उसने कहा हम भी काम करेंगे। और 2013 में यूके ने भी कहा, यूके कंपनी एक थी 2013, एक यूके कंपनी ने भी इसको बोला कि हम पैसिफिक ओशन पे काम करेंगे। इन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि पैसिफिक ओशन में हम भी PMN एक्सट्रैक्ट करेंगे, बट हाँ जी, अपने ये ईस्टर्न ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। चाइना अक्वायर 10,000 हेक्टेयर एरिया इन ईस्टर्न ओशियन, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, यानी येलो सी के आसपास आप कर सकते हो, ठीक है। अब ISA की बात करते हैं, ISA क्या है और कहाँ से आया है, कैसे आया है, कैसे चीज बनी है। ISA में जो लॉ बनाए गए हैं, चीजें बनाई गई हैं, ये इसे बोलते हैं UNCLOS, अनक्लोज कह सकते हैं। इसके बारे में स्टडी करेंगे ISA के थ्रू। ये अनक्लोज का मतलब यूनियन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन। सी से है आपका कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ, ऑन लॉ ऑफ द सी, ऑन लॉ ऑफ द सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, कन्वेंशन किस चीज के, L से है लॉ आपका, ऑन लॉ ऑफ द सी, ऑन लॉ ऑफ द सी। तो सी से रिलेटेड जितने भी लॉ होंगे उसके लिए इसमें कन्वेंशन किया गया, यहीं से बना आपका, और उसको नाम दिया गया क्या, ISA है था, ऐसे था ना, हाँ ISA, ठीक है। ये जो सी अथॉरिटी है ISA, इंटरनेशनल सी अथॉरिटी इसका नाम दिया गया, सॉरी।
वो मैंने लीगल एल से बता रहा था, ध्यान नहीं था मुझे, इससे बोल सकते हैं आईएस से, इंटरनेशनल सी अथॉरिटी। इससे निकला ये चीज, यहाँ बनाई गई। और इसमें कन्वेंशन कब हुआ ये? सीज कन्वेंशन, अगर सीज की बात करें, लॉ ऑफ सीज ऑफ द सीज, ये कब हुआ? 1983 में ये कन्वेंशन स्टार्ट किया गया। और इसमें लगभग कितनी 60 कंट्रीज ने इसमें साइन किया इस कन्वेंशन में। 60 कंट्रीज साइन साइन 1983 में साइन हो गया कि अब हम लॉ बनाएंगे। ठीक है, किसने साइन किया? टू मेक द लॉ फॉर पीस। लेकिन ये लॉ बनने के बाद इतनी जल्दी तो इनैक्ट नहीं होता ना, इनैक्ट करने में इसे 10 इयर्स लग गए। 1993 में ये इनैक्ट हुआ, यानी कह सकते हैं, एंड दिस ISA come into force in 1993। अभी आगे बन तो गया, सारा चीज इनैक्ट हो गया सारा कुछ, लेकिन ये किस किस चीज पे रूल और क्या क्या इसके रूल्स होंगे, क्या इसके मेजर पॉइंट्स, एम्स क्या है इसके? अब इसके एम अगर ISA के देख ले हम, कि एम क्या होंगे इसके, किस पर ध्यान देगा ये, वो कुछ आपके पॉइंट्स हैं। नंबर 1, डिसाइड द मैरीटाइम बाउंड्री। डिसाइड मैरीटाइम बाउंड्री, ये डिसाइड करेगा बाउंड्रीज। ओके, सेकंड, डिसाइड मैरीटाइम, मैरीटाइम, ठीक है। एंड सेकंड, डीप सी माइनिंग, ये भी डिसाइड करे, डीप सी माइनिंग, डीप सी माइनिंग, डीप सी माइनिंग का भी ध्यान रखेगा बहुत। ठीक है, डीप सी माइनिंग का भी, इसके बिना परमिशन के नहीं। जैसे PMN के लिए एक्सट्रैक्ट करना डीप सी माइनिंग, ये इसके लिए परमिशन कौन देगा? ISA। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, अगर हम सी की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर सी में कोई हम ऐसा चीज कर रहे हैं जिससे कि कुछ लॉस हो रहा है, या इन्वायरमेंटल लॉस है, वहाँ की जो स्पेसीज है उनको अगर नुकसान हो रहा है, हार्म हो रहा है, तो वो नहीं होने देंगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट। कोई भी किसी दो कंट्री के बीच में ऐसा कुछ है तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बिटवीन द कंट्रीज आर सी बाउंड्रीज। ठीक है, अब अगर हम ISA का हेडक्वार्टर देखें कहां पर बना हुआ है, ये है आपका किंगस्टन जमाइका। किंगस्टन जमाइका हेडक्वार्टर है, किंगस्टन जमाइका, यहां पर इसका बना हुआ है हेडक्वार्टर। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें इसके बारे में भी थोड़ा सा और डिस्कस कर देते हैं। ये तो हो गया ISA के बारे में, क्या क्या डिसाइड हुआ, चीजें बन गई। लेकिन अगर इसके अंदर कन्वेंशन हो रहा तो इसका भी कुछ अपना रूल होगा, ये भी कुछ करता ही होगा, तभी इसने ISA को इस्टेब्लिश किया, बनाया और चीजें की। इस ये क्या क्या डिसाइड करता है? जो अनक्लोज है ये भी डिसाइड करता है टेरिtoriयल वाटर, जैसे कौन सी कंट्री की कितनी होगी ओशन। जैसे हमारा इंडिया चाइना का है तो ओशन में हमारा कितना है, चाइना का कितना है, कहाँ से कहाँ तक है, इसको डिसाइड करता है। इसके बाद ये जो सेंसिटिव इकोनॉमिक जोन होते हैं उनको डिसाइड करता है। ठीक है, तो हम ऐसी जेड बोलते हैं, इनको भी डिसाइड करता है कहाँ से और कहाँ पर हम जो, जैसे कि आपने देखा होगा
टाइडल एनर्जी जहाँ से बनाते हैं कुछ, वहाँ पर टरबाइन लगाते हैं टाइडल के पास और वहाँ से घूमती हैं और वो, तो उसमें भी परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि अब टरबाइन लगाओगे ऐसे कॉन्टिनेंट शेल्फ के आसपास टाइड्स आ रहे हैं, यहाँ लगा दिया आपने, तो उसमें बड़े बड़े फैन होते हैं, अब वो चलेंगे तो वहाँ जो भी आएगा स्पेसिस वो कट जाएगा उससे। तो उस एरिया पर फिर हमें एक चीज़ें जैसे कि नदियों में देखना चैन बांधी जाती है, ऐसा कुछ बनाकर फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद, कि जिससे ये उसमें स्पेसिस ना मरे, फिर भी मरी जाते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि फैन ऐसे तो घूमेगा नहीं, घूमेगा जब टाइड आएगा तो बहुत तेज़ी से घूमेगा, तेज़ी से घूमेगा तो वो उसको काट देगा अगर वो वहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें करता है, स्पेशल परमिशन देता है, इसके पास राइट है, किसे क्या दे सकता है, किसे बोल सकता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं अनक्लोज डिसाइड्स टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर एंड contiguous zone, contiguous zone, CONT, contiguous zone, and SEZ and EEZ, ठीक है, SEZ एंड EEZ। EEZ क्या चीज होती है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये एनक्लोज के अंतर्गत लॉ के उसमें अंदर दिया गया है, इसमें ये फर्स्ट टाइम यहीं पर इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। जोन या EEZ फॉर कोस्टल कंट्रीज, फॉर कोस्टल कंट्रीज, basically EEZ is a special right of the state, special right of the state to explore minerals, or produce energy from the area, or produce energy from the area। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपको अभी तक पढ़ाया गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो अभी करना है, आप लिखो। आप critically evaluate the various resources of, critically मैं लिख देता हूँ, उसको करना है, critically evaluate the various resources evaluate the various resources of the ocean which can be harnessed, ये आ चुका पहले एग्जाम में, ठीक है, ocean which can be harnessed to meet the resource, harnessed लिख लो, harnessed which can be harnessed to meet the resource, crisis in the world, 200 वर्ड्स में लिखना है, कर सकते हो इसको। इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा, कैसे स्टार्ट करोगे? सबसे पहले ओशन रिसोर्सेज की बात की है, इवेलुएट करना है तो पहले बताना है ओशन क्रस्ट इज मोर डाइवर्स देन कॉन्टिनेंट एज वी नो, है ना। देन फिर इसके बाद रिसोर्सेज, तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ओशन रिसोर्सेज विच इज वेरी क्रिटिकल
विच आर वेरी क्रिटिकल लाइक मोनाजाइट, थोरियम, ऐसे नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद आएगा क्राइसिस कैसे है, कैसे एक्सप्लोर करते हैं, जो आपने देखा भी कॉन्टिनेंटल पर, ऑप्शनल प्लेन पर। फिर इनकी हर चीज़ को आपको डिस्क्राइब करना। समझ आया? कर सकते हो अभी? अभी करना है इमीडिएट। अभी तक आपने कंप्लीट किया ना इसको, पूरे चैप्टर को, इतना तो करना पड़ेगा, इतना तो बनता है। हो जाएगा। और सिर्फ आपके पास इसके लिए 10 मिनट होगा और 200 वर्ड्स में करना है। वैसे होता तो 7 मिनट है, मैं आपको 3 मिनट और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ।